गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल के एक्सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर के बारे में बात किया था। मतलब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई एक ट्रायंगल के ऑर्थोसेंटर और एक्सेंटर को कैसे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट के जरिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग और एक पॉइंट ट्रायंगल का, जिसे हम सर्कमसेंटर कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। मतलब कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में हम लोग अगर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ड्रॉ कर सके, जैसे कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो ट्रायंगल एबीसी के बीसी लाइन को समान 2 भागों में भाग कर देता है, और इसे हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी समझ लेते हैं 90 डिग्री है, ये ई है। ये भी एसी को समान 2 भागों में भाग कर देता है और ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, एंड इसको हम लोग सी एफ से डिनोट कर देते हैं, और ये ए बी को समान 2 भागों में भाग कर देता है। तो इन दैट केस हम लोग इन 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे, जिसे हम सी डैश से डिनोट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से इस ए सी डैश का लेंथ ले ले, तो ये बी सी डैश और सी सी डैश के लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम करेंगे तो इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे केस में अगर इन तीनों लेंथ को हम रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल हम लोगों को मिलेगा, जिस सर्कल के बाउंड्री रीजन पे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स सिचुएटेड होंगे। तो ऐसे केस में ये जो सेंटर हमें मिलता है सी डैश, इसी को ही हम सर्कमसेंटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल बोलते हैं। सर्कमसेंटर मतलब ट्रायंगल के बाहर का एक सर्कल जिसका सेंटर यहाँ पर दिखाया गया है, उसी को ही हम सर्कमसेंटर बोलते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है Z1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है Z2 एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है Z3। तो हम लोगों ने यहाँ से बताया है कि ये 3 लेंथ ए सी डैश, बी सी डैश एंड सी सी डैश इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए सी डैश का जो वैल्यू आएगा वो होगा मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस सी डैश इक्वल्स टू बी सी डैश का वैल्यू आएगा Z2 माइनस सी डैश, और सी सी डैश का वैल्यू आएगा Z3 माइनस सी डैश। तो इसको हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं। Z1 सी डैश इसका स्क्वायर, Z2 सी डैश इसका भी स्क्वायर, एंड Z3 सी डैश इसका स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर को हम लोग Z इंटू Z का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं Z1 माइनस सी इंटू Z1 बार माइनस सी डैश का बार, फिर से Z2 माइनस सी डैश Z2 का बार माइनस सी डैश का बार इक्वल्स टू Z3 माइनस सी डैश और Z3 का बार माइनस सी डैश का बार। अब पहले 2 इक्वेशन को अगर हम कंसीडर कर ले, Z1 माइनस सी डैश इंटू Z1 का बार माइनस सी डैश का बार इक्वल्स टू Z2 माइनस सी डैश इंटू Z2 का बार माइनस सी डैश का बार। तो यहाँ से ये गुना कर ले तो ये आ जाएगा Z1 एंड Z1 का डैश माइनस Z1 सी बार डैश माइनस Z1 बार सी बार का डैश प्लस सी बार का डैश। यहाँ से भी आ जाएगा Z2 बार माइनस Z2 सी बार का डैश प्लस माइनस Z2 बार सी डैश और प्लस सी डैश का बार। तो यहाँ से सी डैश का बार सी डैश का बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग सी बार को एक साथ ले ले तो यहाँ से लिख सकते हैं Z2 सी बार माइनस Z1 सी बार, Z2 सी बार का डैश एंड Z1 सी बार का डैश। फिर से यहाँ से हो जाएगा
Z2 बार C डैश माइनस Z1 बार C डैश, और यहाँ से रह जाएगा Z1 Z2 का बार, यहाँ से रह जाएगा Z2 Z2 का बार माइनस Z1 Z1 का बार। तो अब एक माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा Z1 माइनस Z2, फिर C डैश का बार प्लस Z1 का बार माइनस Z2 का बार C डैश इक्वल्स टू, ये भी माइनस कॉमन लेके बोथ साइड एलिमिनेट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2 का बार माइनस Z2 Z2 का बार। तो इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। तो ये पहले दो इक्वेशन से ये आया। अब बाद के दो इक्वेशन मतलब ये और ये, इससे सेम कैलकुलेशन अगर हम करें तो यहाँ से आ जाएगा सिमिलरली फ्रॉम लास्ट टू इक्वेशंस हो जाएगा Z2 माइनस Z3 C डैश का बार प्लस Z2 बार माइनस Z3 बार C डैश इक्वल टू Z2 इंटू Z2 का बार माइनस Z3 इंटू Z3 का बार। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 के साथ हम लोग इंटू कर देंगे Z2 माइनस Z3 एंड इक्वेशन 2 के साथ हम लोग इंटू कर देंगे Z1 माइनस Z2। तो इक्वेशन 1 के साथ Z2 इंटू Z3 इंटू करे तो यहाँ से आ जाएगा Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 C डैश का बार प्लस Z1 माइनस Z2 का बार इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू C डैश इक्वल्स टू Z1 Z1 का बार माइनस Z2 Z2 का बार इंटू Z2 माइनस Z3। इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 C बार का डैश प्लस गुना कर दे तो यहाँ से आ जाएगा Z1 बार Z2 माइनस Z3 माइनस Z2 का बार Z2 माइनस Z3 C डैश, और यहाँ से आ जाएगा इनको गुना कर दे तो Z1 Z1 का बार Z2 Z1 Z1 का बार Z3 माइनस Z2 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 का बार और प्लस Z2 Z2 का बार एंड Z3। तो इसे दे देते हैं इक्वेशन 3। सिमिलरली इक्वेशन 2 को Z1 माइनस Z2 से मल्टीप्लाई करे तो हो जाएगा Z2 Z3 इंटू Z1 माइनस Z2 C डैश का बार प्लस Z2 बार माइनस Z3 बार Z1 माइनस Z2 C का बार प्लस Z1 Z2 का बार माइनस Z2 Z2 का बार माइनस Z3 Z3 का बार इंटू Z1 माइनस Z2। अब ये आ जाएगा Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 का बार C डैश का बार प्लस Z2 का बार इंटू Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 का बार Z1 माइनस Z2 C डैश इक्वल्स टू आ जाएगा Z2 का बार Z1 माइनस Z2 का बार माइनस Z3 का बार Z1 और प्लस Z3 का बार और Z2। इसको दे देते हैं 4। अब इक्वेशन 3 से हम लोग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा, ये देखिए ये दो पोर्शन जो है Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू C डैश उसका बार, यहाँ पर भी है Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू C डैश का बार। तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z1 का बार इंटू Z2 माइनस Z3 माइनस Z2 का बार Z2 माइनस Z3 माइनस Z2 का बार Z1 माइनस Z2 और प्लस Z3 का बार Z1 माइनस Z2, यहाँ पर हो जाएगा C डैश इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा Z1 बार और Z2 माइनस Z1 बार Z3 माइनस Z2 का बार Z2, फिर से हो जाएगा Z2 का बार Z3,
फिर हो जाएगा Z2 का बार Z1, फिर हो जाएगा प्लस Z2 का बार और Z2, फिर हो जाएगा Z3 का बार Z1, और यहाँ से आ जाएगा Z3 का बार और Z, तो ये प्लस Z2 का बार और Z2, और यहाँ पर है माइनस Z2 का बार Z2, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो C डैश है इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, C डैश इक्वल्स टू, C डैश के साथ कोफिशिएंट का जो टर्म है इसे हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा Z1 और Z1 डैश को कॉमन ले लें, तो यहाँ से हो जाएगा Z2 फर्स्ट टर्म से, और सेकंड टर्म से हो जाएगा Z2 माइनस Z3, प्लस अब दूसरे जो टर्म है Z2 डैश और Z3, यहाँ पर Z2 और Z2 डैश को कॉमन ले ले तो हो जाएगा Z3 माइनस फोर्थ टर्म से हो जाएगा Z1, और यहाँ पर जो Z3 डैश है वो इसे Z3 इंटू Z3 डैश का बार ले ले तो यहाँ से आ जाएगा Z1 माइनस Z2, और नीचे से आ जाएगा, इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा Z1 डैश इंटू Z2 माइनस Z1 डैश इंटू Z3 माइनस Z2 डैश इंटू Z2 प्लस Z2 का बार Z3 माइनस Z2 का बार Z1 प्लस Z2 का बार Z2 प्लस Z3 का बार Z1 माइनस Z3 का बार Z2, तो यहाँ से प्लस Z2 बार Z2 और माइनस Z2 बार Z2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ऊपर में लिखा है उसे हम लोग लिख सकते हैं समेशन देकर मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z3, और नीचे वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कॉमन ले ले, तो यहाँ से आ जाएगा Z1 का बार को कॉमन ले ले तो Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 बार को कॉमन ले ले तो आ जाएगा Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 बार को कॉमन ले ले तो आ जाएगा Z1 माइनस Z2, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं समेशन ऑफ मॉड्यूलस Z1 का स्क्वायर Z1 माइनस Z3 बाय, नीचे से लिख सकते हैं समेशन Z1 का बार फिर Z2 माइनस Z3 C डैश, तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट। मतलब कोई एक ट्रायंगल का अगर 3 पॉइंट दिया गया हो Z1 B Z2 और C Z3 किसी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उसका जो सरकम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ये होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रायंगल के रिलेटेड जो कुछ डेफिनेट पॉइंट है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिस थ्योरम के बेसिस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है जहाँ पर O जो है वो है सरकम सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, इस दोनों साइड को समान दो भागों में भाग कर देता है, मतलब BD इक्वल्स टू DC। और यहाँ पर AK जो है, AK वो है ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, मतलब P जो है वो है ऑर्थोसेंटर, और G जो पॉइंट दिया गया है वो है सेंट्रॉइड। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो सेंट्रॉइड होगा वो ये जो लाइन सेगमेंट जो O एंड P से जुड़ा हुआ है उसे 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो कैसे देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। इन ट्रायंगल OGD एंड ट्रायंगल GP और A, मतलब OGD इस ट्रायंगल में एंड GPA ये ट्रायंगल में, एंगल GOD इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल GPA, क्योंकि ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है AK और ये जो लाइन है OD ये पैरेलल है क्योंकि 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये दो OP से जुड़ा हुआ है, ये जो दो एंगल होगा वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंड एंगल OGD इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल AGP का, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल जो होगा OGD ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल GPA के साथ। तो इन दोनों ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं OG बाई GP इक्वल्स टू
OD बाई AD इक्वल्स टू GD बाई AG। अब सिंस G को हम लोगों ने सेंट्रॉयड कंसीडर किया है और AD जो है वो मीडियन है, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि D पॉइंट BC को समान दो भागों में भाग कर देता है, तो ट्रायंगल के ऑपोजिट वर्टेक्स से वो D पॉइंट में एक लाइन अगर हम जुड़ दे तो ये लाइन बेस लाइन को समान दो भागों में भाग कर देता है, मतलब AD एक मीडियन है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अगर AD एक मीडियन है तो सेंट्रॉयड हम लोग जानते हैं कि कोई भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AG बाई GD का रेशियो जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा OG बाई GP इक्वल्स टू GD बाई AG। तो AG बाई GD हम लोगों ने देखा 2:1, मतलब GD बाई AG इसका रेसिप्रोकल ले ले तो ये हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पर हम लोग बिठा दे सकते हैं 1:2, मतलब OG इज टू GP हो जाएगा 1:2। तो OG था ये पोर्शन एंड GP था ये पोर्शन। तो ऐसे करके हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये सेंट्रॉयड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में ये डिवाइड कर देगा। तो ऐसे करके हमारा प्रूफ आ जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल और ये प्रूफ हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।